गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का इतिहास का चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको गूगल मीट के माध्यम से पढ़ा दिया था, उससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको पहले चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं उस पर भी आपको अलग से एक और वीडियो लाकर उपलब्ध करा दूंगा। शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, लेखन कला और शहरी जीवन, तो हम यहाँ दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो मानव सभ्यता में लिखने का जो विकास हुआ है, जो लिपि का विकास हुआ है उसके बारे में। दूसरा शहरी जीवन, क्योंकि मानव जीवन हजारों सालों की विकास गाथा है। कैसे हम एक पशु से मानव रूप में आए और कैसे हमने इतना विकास किया, वो सारी कहानी इसमें रहेगी। और शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ बन जाता है कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इसका आंसर आपका होगा मेसोपोटामिया से। अब मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए आगे हम पढ़ेंगे। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया कहाँ था, तो वर्तमान समय में हम देखें तो जो हमारा इराक है वहाँ पर प्राचीन समय में मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेषता हो गई है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। सबसे पहली विशेषता है संपन्नता, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, संपन्न नगर था, आर्थिक स्थिति सभी लोगों की ठीक थी। शहरी जीवन, ये दूसरी विशेषता है। विश्व में सबसे पहले शहर कहीं पाए गए हैं तो वो पाए गए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। और उसके बाद आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। विशाल एवं समृद्ध साहित्य, यहाँ से पुस्तकालय मिले हैं और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं प्राचीन समय की। गणित का विकास यहीं पे हुआ और खगोल विद्या का विकास भी यहीं से माना जाता है। खगोल विज्ञान से आशय है कि जो हमारा पंचांग होता है हिंदू धर्म में, वो भी खगोल विद्या पर आधारित है। और खगोल विद्या में हम ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशाओं का अध्ययन करते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराहो के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अब हम मेसोपोटामिया की अगर लिपि की बात करें तो इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो यहाँ लिखा है पूर्वी भूमध्य सागरीय। पूर्वी भूमध्य सागरीय, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ वर्तमान में सीरिया, इजराइल और तुर्की या टर्की देश है, वहाँ पे इसका विकास हुआ 2000 ईसा पूर्व में। मतलब आज से लगभग 4000 वर्ष पहले वहाँ पर लिपि का विकास हुआ। और धीरे धीरे अगर हम देखें मिस्र कहाँ मिलेगा आपको, तो जब आप भूमध्य सागर के दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा मिस्र, जो आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। वहाँ तक ये भाषा फैल चुकी थी, लिपि फैल चुकी थी। और जो मिस्र की भाषा थी फराहो, उसमें भी इसको लिखा जाने लगा था, मतलब इसका अनुवाद फराहो में भी होने लगा था। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। इस चैप्टर में हम शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे और लेखन के बीच, शहरी जीवन और लेखन के बीच क्या संबंध है उसको जानने की कोशिश इस चैप्टर में हम करेंगे। फिर ये जानना चाहेंगे कि
लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेखन कला का विकास हुआ उससे मानव समाज को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ है। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, जो हमारा लिखित इतिहास है उसके अगर हम आरंभिक काल की बात करें, आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर, मैप अगला हमें मैप मिलेगा उसमें हम देखेंगे सुमेर कहा जाता था। इसका जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का दक्षिणी भाग था उसको सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था या सुमेर कहा जाता था, और अक्कद कहा जाता था। सुमेर और अक्कर कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिणी भाग को। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और 2000 ईसा पूर्व के बाद में क्या हुआ, पहले उसको सुमेर या अक्कद कहा जाता था, लेकिन 2000 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन जगह है उसको हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या था। बेबीलोन का जैसे ही विकास हुआ तो ये चीज़ें और बदल गई हैं आने वाले समय के हिसाब से, और शहरी जीवन का विकास हुआ। उसी जगह को फिर क्या कहने लगे हम, बेबीलोन कहने लगे। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहने लगे। और जब 1100 ईसा पूर्व का समय आया, लगभग 900 वर्ष बाद, तो असीरियाई जो जनजाति थी उसने जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का उत्तरी भाग था उस पे असीरिया नाम से अपना राज्य स्थापित किया, तो उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। अब मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोन कहा जाने लगा और उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। अगर उस क्षेत्र की हम बात करें असीरिया वाले की, तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी, बात करने की भाषा थी, वो सुमेरियन या सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। फिर लैंग्वेज चेंज हो गई उसी क्षेत्र में। जब पहले सुमेरियन लोग रहते थे, बाद में अक्कदी लोग आ गए, उन्होंने अपनी भाषा का उपयोग किया, तो उस क्षेत्र की भाषा अब क्या हो गई, अक्कदी हो गई। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिकंदर रहा है प्राचीन समय में बहुत समय में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हिब्रू जो भाषा है आज भी कई क्षेत्रों में बोली जाती है। इराक ईरान वाले हिस्सों में ये भाषा आज भी उपयोग में लाई जाती है और बहुत सारा साहित्य हमें इस भाषा में मिलता है। आगे हम देखेंगे जो लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो चुकी थी और उसकी जो खोज हुई है वो कब शुरू हुई है, 1840 ईस्वी में। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, दो नगर है वहाँ के, उरुक और मारी, जहाँ सबसे पहले उत्खनन हुआ 1840 में। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। अगर भारत के बारे में हम बात करें तो हमारे यहाँ जो उत्खनन हुआ है वो इतने लंबे समय तक नहीं चले हैं। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं।
वहाँ से खुदाई में हमें क्या क्या मिला है, तो इमारतें मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं बहुत सारी, आभूषण मिले हैं लोगों के, कब्र मिली हैं जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, औजार मिले हैं, उनके हथियार जो भी हुआ करते थे, और उनकी मुद्राएं मिली हैं जिनका वो उपयोग करते थे। और ऐसे हजारों दस्तावेज मिले हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। पूरा के पूरा पुस्तकालय मिला है उरुगनगर से, जो मट्टियों पर लिखकर तख्तियों में सुखाकर रखा गया था। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया था। यूरोप वासी जो थे, यूरोप में जो लोग रहते थे, जिनको हम फ्रांसीसी, जर्मन या अंग्रेज कहते हैं, उन लोगों के लिए उनका धर्म जो था वो ईसाई धर्म था। और ईसाई धर्म में सबसे फेमस पुस्तक है आपकी बाइबल। उसका जो पहला चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें इनके बारे में उल्लेख किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए, आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है उसमें सिमार शब्द का उल्लेख है, जिसका अनुमान हम सुमेर से लगाते हैं, जो ईंटों से बना हुआ नगर या भूमि थी। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाने लगा।